नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी इस्तीफा पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, इस्तीफा एक ऐसी कहानी जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत तो जाहिर है, प्रेमचंद की ये कहानी है और ये हमें उस जमाने के समाज, एक आम आदमी के संघर्ष, उसकी मजबूरियों में झांकने का मौका देती है। सही कहा। हमारा मकसद है कि हम इसके मुख्य पात्र फतेहचंद को समझें, उनकी जो मुश्किलें थीं और फिर इज्जत, साहस, गुलामी की मानसिकता, इन सब पहलुओं को थोड़ा खोलें। हाँ, ये देखना कि एक साधारण सा दफ्तर का बाबू कैसे उस स्थिति तक पहुंचता है। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी असरदार है। फतेहचंद को एक बेजबान जीव कहा गया है। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये बेजबान जीव शब्द बहुत कुछ कहता है उनके बारे में। और नाम देखिए, फतेहचंद मतलब विजय, लेकिन जिंदगी बिल्कुल उल्टी, हारचंद जैसी। प्रेमचंद इस विरोधाभास से शुरू में ही क्या कहना चाह रहे हैं? ये विरोधाभास बहुत गहरा है। फतेहचंद नाम ही एक विडंबना है। हम्म। उनके दब्बू, संतोषी और एक तरह से हार मान चुके व्यक्तित्व पर ये एक तीखा कटाक्ष है। हाँ। प्रेमचंद शायद यही दिखा रहे हैं कि नाम और असलियत में कितना फासला हो सकता है, खासतौर पे उस सामाजिक आर्थिक ढांचे में जहां इंसान की पहचान उसके पद से थी, दूसरों की नजर में उसकी हैसियत से थी। सही। और वो जो चित्रण है, संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, ये सिर्फ उनकी अपनी बात नहीं है, ये उस पूरे बाबू वर्ग का प्रतीक है जो छोटी नौकरी, कम आमदनी में अपनी इच्छाओं, अपने स्वाभिमान को दबाने पर मजबूर था। हाँ, और उनका जीवन भी अगर देखें, 32 साल की उम्र, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा पीला, कमर झुकी हुई, कोई सच्चा दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी कतराते हैं। बिल्कुल। बस बेटियां हैं, बेटा नहीं, जिसका उस समाज में शायद अपना एक अलग ही दबाव रहा होगा। और दिनचर्या एकदम मशीनी, सुबह 9 से शाम 6 दफ्तर, घर आकर चुपचाप लेट जाना। जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, दफ्तर ही उनकी दुनिया बन गया है, बाहरी दुनिया से लगभग बेखबर। ये किरदार उस दौर के मध्यवर्गीय जीवन की जो जकड़न थी, उसे दिखाता है ना। बिल्कुल। फतेहचंद उस सिस्टम के प्रोडक्ट है जहां अंग्रेज अफसरशाही का दबदबा था। हम्म। उनका अकेलापन, सेहत का गिरना, सामाजिक रिश्तों की कमी, ये सब उस लगातार दबाव और घुटन का नतीजा है हम्म। जिसका सामना उस दौर के न जाने कितने ही भारतीय कर्मचारी करते होंगे। तो प्रेमचंद का ये चित्रण सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की आलोचना है। दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम धीरे धीरे इंसान को तोड़ सकता है, उसकी सारी ऊर्जा, उसका जीवन छीन सकता है। और इसी सिस्टम की जो क्रूरता है, वो तब खुलकर सामने आती है जब साहब फतेहचंद को बेवक्त बुलाते हैं। कहानी में वो सीन बड़ा दमदार है। जाड़े के दिन है, शाम के 5:30 बजे फतेहचंद थके हारे घर लौटे ही हैं। लौटे ही हैं, बिल्कुल। और फौरन दफ्तर के चपरासी का बुलावा आ जाता है। पत्नी शारदा की प्रतिक्रिया कितनी स्वाभाविक है, जब देखा बुलाया करता है। इसमें झुंझलाहट भी है और शायद अपने पति की इस लाचारी पर खींच भी। हाँ, बिल्कुल। और फतेहचंद की प्रतिक्रिया देखिए, डर और फौरन हुक्म मानने की तैयारी, जलपान अधूरा छोड़कर भागे चले जाते हैं। हाँ। इससे पता चलता है कि साहब का हुक्म उनके लिए कितना बड़ा डर था। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये वो गुलामी की मानसिकता है जो उनकी रग रग में बस गई थी। और बंगले तक का जो रास्ता है, वो खुद फतेहचंद की बेबसी का एक प्रतीक बन जाता है। चपरासी तेज चल रहा है, फतेहचंद हाफते हुए पीछे छूट रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ शारीरिक फर्क नहीं है, सही। ये उस व्यवस्था का आईना है जहां हुक्म देने वाले की सहूलियत सबसे ऊपर है और उनके मन में वो डर कि चपरासी शिकायत कर देगा। हाँ। ये उस गहरे भय को दिखाता है जो उनके अंदर बैठ चुका था। और यहाँ सत्ता का प्रदर्शन कितना खुला है। बहुत नग्न रूप में है। साहब का अपनी मर्जी से, बिना किसी खास वजह या जरूरत के फतेहचंद को बुलाना, ये उनके अधिकार का खुला प्रदर्शन है। सीधी सी बात है कि नीचे काम करने वालों के समय, आराम या निजी जिंदगी का उनके लिए कोई मूल नहीं था। बिल्कुल। और फतेहचंद की जो शारीरिक तकलीफ है, हांफना, चक्कर आना, पैरों में दर्द, ये सिर्फ थकान नहीं है। नहीं, ये उस मानसिक पीड़ा का शारीरिक रूप है जिसे वो झेल रहे थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि चपरासी, जो शुरू में सिस्टम का एक पुर्जा लग रहा था, जो फतेहचंद को जल्दी चलने को कह रहा था, वो बाद में कहानी में एक अनपेक्षित मोड़ लाता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। लेकिन पहले बंगले पे पहुंचने के बाद जो अपमान होता है, वो तो हद है। बिल्कुल। बंगले पहुंचते ही साहब का गुस्सा, देर से आने का झूठा इल्जाम। हाँ, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। और फिर वो अपमानजनक हुक्म, अपना कान पकड़ो।
सोचिए एक बालिग आदमी के लिए ये कितना गिराने वाला रहा होगा। बहुत ज्यादा। दरअसल कान पकड़ना या पकड़वाना उस जमाने में सिर्फ सजा नहीं थी, ये किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का तरीका था, उसे उसकी औकात बताने का, सबके सामने नीचा दिखाने का प्रतीक था। साहब का ये हुक्म सीधा फतेहचंद के वजूद पर हमला था। फतेहचंद शुरू में थोड़ा विरोध करते हैं जब मैंने कोई कसूर किया हो। ये शायद उनके अंदर दबे हुए स्वाभिमान की एक आखिरी बहुत कमजोर सी झलक थी। हाँ, एक हल्की सी चिंगारी। लेकिन साहब का अहंकार इससे और भड़क जाता है। वो चपरासी को हुक्म देते हैं, इस सुअर का कान पकड़ो। और यहीं पर कहानी का वो नाटकीय मोड़ आता है। और वो मोड़ है चपरासी का इनकार। उसका ये कहना, हुजूर ये भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ, नौकरी तो 4 दिन की है। ये एक असाधारण पल है। सच में प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि आत्मसम्मान की चिंगारी कहीं भी किसी भी स्तर पर अप्रत्याशित रूप से भड़क सकती है। एक मामूली चपरासी अपनी इज्जत को नौकरी से ऊपर रखता है। ये शायद फतेहचंद जैसे पढ़े लिखे बाबू के लिए भी एक सबक था। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उसका अपना स्वाभिमान था या इसमें कहीं ना कहीं अपने जैसे ही सताए हुए वर्ग के लिए एक खामोश हमदर्दी भी थी। ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। खैर, चपरासी के भाग जाने पर साहब का गुस्सा तो और बढ़ जाता है। अब वो खुद आगे बढ़ते हैं। हाँ, खुद ही। फतेहचंद के दोनों कान पकड़कर हिलाते हैं। सुअर कहते हैं। ये शारीरिक और मौखिक अपमान, मतलब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही। शारीरिक संपर्क, कान मरोड़ना, फिर धक्का देना और ऊपर से गाली, सुअर, ये अपमान को और भी गहरा और पर्सनल बना देता है। ये सिर्फ पद का अपमान नहीं, ये व्यक्ति के आत्मसम्मान का चीरहरण है। इसके बाद साहब एक अजीब सी फाइल लाने का हुक्म देते हैं। वही फाइल जो हम मांगता है, कुछ पता नहीं कौन सी फाइल। हाँ, बिल्कुल अस्पष्ट। और फिर फतेहचंद को धक्का देकर, हंटर लाने की धमकी देकर दफ्तर की तरफ दौड़ा देते हैं। फतेहचंद बेचारे बेतहाशा भागते हैं। साहब का ये बर्ताव, ये सत्ता के नशे और शायद, जैसा वो बाद में मानते भी हैं, शराब के नशे का मिला जुला नतीजा है। नशा अक्ल पर पर्दा डाल देता है और सत्ता का नशा तो और भी खतरनाक। वो अपनी क्रूरता के अंजाम से बिल्कुल बेखबर है। और इस भयानक अपमान के बाद फतेहचंद दफ्तर नहीं जाते, घर लौटते हैं। लेकिन रास्ते में उनके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। शर्म, गुस्सा, पछतावा, सब कुछ। बिल्कुल। सोचते हैं जवाब क्यों नहीं दिया, जूते से काम क्यों नहीं लिया, पर फिर अपनी लाचारी याद आ जाती है। यहाँ उनका जो अंदरूनी संघर्ष है वो बहुत मार्मिक है। एक तरफ अपमान की आग जल रही है, बदला लेने की इच्छा है, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी और अपनी शारीरिक और आर्थिक कमजोरी का एहसास। हाँ। वो सोचते भी हैं, अगर उसके पास इतने रुपए होते तो वो आज इतनी जिल्लत न सहते। इससे पता चलता है कि आर्थिक सुरक्षा आत्मसम्मान के लिए कितनी जरूरी मानी जाती थी उस वक्त। उन्हें अपनी शारीरिक कमजोरी पर भी बहुत मलाल होता है। सोचते हैं काश वो कसरत की होती, लाठी चलानी आती। ये सोचना कि अगर जिस्मानी ताकत होती तो शायद ये नौबत ना आती, ये भी उस दौर की सोच को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। बदले का ख्याल आता है, पर फिर परिवार की चिंता और ये सोच के भाई अब तो बेइज्जती हो ही गई, ये उन्हें रोक देती है। ये अपमान का गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसके सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाता है। फतेहचंद का ये द्वंद्व, इज्जत बनाम परिवार की सुरक्षा, बहुत असली है। लेकिन इसी कश्मकश में कहीं ना कहीं वो प्रतिरोध का बीज भी पनप रहा है। बस उसे एक हवा के झोंके की जरूरत है। और वो हवा का झोंका बनती है उनकी पत्नी शारदा। घर पहुंचने पर जब शारदा पूछती है तो फतेहचंद पहले झूठ बोलते हैं, थोड़ी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सच उगल देते हैं। और शारदा की प्रतिक्रिया कहानी को बिल्कुल पलट देती है। हाँ, वो कमाल का मोड़ है। वो चपरासी की हिम्मत की तारीफ करती है और फतेहचंद को लताड़ती है। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। बिल्कुल सीधे और कड़े शब्द। और फिर वो सबसे चुभने वाली बात कहती है, मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। ये शब्द तो किसी भी आदमी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। बिल्कुल। शारदा के ये शब्द एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो इज्जत को नौकरी और सुरक्षा से कहीं ऊपर रखती है। उसका ये मुखर विरोध और पति के दब्बूपन पर उसकी नफरत, ये फतेहचंद के सोए हुए स्वाभिमान को झकझोर कर जगा देती है। हाँ। और ये दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी नजरिए से, खासकर पत्नी के नजरिए से, इंसान में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। शारदा यहाँ सिर्फ एक पत्नी नहीं है,
वो फतेहचंद की सोई हुई ज़मीर की आवाज़ बन जाती है। और फिर हम देखते हैं एक बिल्कुल बदले हुए फतेहचंद को। वो दीवानों की तरह घर से निकलते हैं, शारदा पीछे से पुकारती रह जाती है। हाँ, एकदम जुनून में। इस बार चाल में डर नहीं, गरूर है। गर्दन उठी हुई, चेहरे पर एक पक्का इरादा। प्रेमचंद लिखते हैं, उनकी काया पलट सी हो गई थी। ये बदलाव तो अविश्वसनीय लगता है। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। वो रास्ते में एक दोस्त के घर से डंडा लेते हैं। ये डंडा क्या सिर्फ एक हथियार है या इसका कोई और मतलब भी है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ लाठी नहीं है। हाँ। ये फतेहचंद के नए पाए गए साहस का प्रतीक है, उनके प्रतिरोध का, उनके आत्मसम्मान की वापसी का प्रतीक है। वो अब निहत्ते नहीं है, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। सही। उनका बदला हुआ अंदाज, बिना इजाजत कमरे में घुस जाना, ये सब दिखाता है कि पावर डायनामिक्स में कितना जबरदस्त बदलाव आ गया है। वो बेजुबान जीव नहीं रहे, अब वो हिसाब बराबर करने आए हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और फिर वो अकड़ते हुए साहब के बंगले पहुंचते हैं। रात के 9 बज रहे हैं। साहब खाने की मेज पर हैं। फतेहचंद न रुके, चिक उठाकर सीधे कमरे में। हाँ, बिना किसी झिझक के। कमरे में घुसकर फतेहचंद डंडा संभालकर खड़े हो जाते हैं। साहब चौंक कर गुस्से से पूछते हैं, तुम क्यों आए? फतेहचंद का जवाब सुनिए, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूं। इत्मीनान से खाओ, शायद वो तुम्हारा आखिरी खाना होगा। क्या नाटकी अंदाज है। बिल्कुल, एकदम फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन कितना प्रभावी है। साहब तो सन्न रह जाते हैं। फिर फतेहचंद अपनी मांग रखते हैं, पकड़ो कान। वही अपमानजनक काम। हाँ, साहब को अपने कान पकड़कर माफी मांगनी होगी कि वो फिर किसी भले आदमी से ऐसी बदसलूकी नहीं करेंगे। ये पल कहानी का क्लाइमैक्स है। जिसने अपमानित किया, उसी को वो अपमानजनक काम करने पर मजबूर करना, ये प्रतीकात्मक न्याय का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। फतेहचंद अब सिर्फ बदला नहीं ले रहे, वो एक नैतिक जीत हासिल कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि अब वो डरने वाले नहीं हैं। साहब पहले तो डरते हैं, फिर बहाने बनाते हैं कि मजाक था, नशे में था। ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। माफी भी मांगते हैं। हाँ, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फतेहचंद कान पकड़ने की मांग पर अड़े रहते हैं। तभी साहब सोचते हैं कि शायद वो डंडा छीन सकते हैं। वो चपटते भी हैं। लेकिन फतेहचंद तैयार थे। बिल्कुल। उन्होंने डंडे का भरपूर वार साहब के सर पर किया। साहब तो बौखला जाते हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। और फतेहचंद का जवाब, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। ये दिखाता है कि वो अब नौकरी खोने के डर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए अब इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। जब फतेहचंद दोबारा डंडा उठाते हैं तो दूसरी चोट के डर से साहब आखिरकार कान पकड़ते हैं और गाली ना देने का वादा करते हैं। यहां आकर लगता है जैसे पूरा पासा ही पलट गया। बिल्कुल, साहब का झुकना सिर्फ चोट के डर से नहीं है, ये एक तरह की कैलकुलेशन भी है। वो समझ जाते हैं कि मामला बढ़ा तो बदनामी होगी, शायद मुकदमा भी हो जाए, तो वो अपमान सहकर बात खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फतेहचंद के लिए ये अपमान का बदला है, अपनी खोई हुई गरिमा की वापसी है। और इस जीत के तुरंत बाद फतेहचंद अपना इस्तीफा देते हैं। आपसे मेरा इस्तीफा है, तुरंत, कोई लाग लपेट नहीं। कारण भी साफ बताते हैं, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। वो इस्तीफे में भी साहब के बुरे बर्ताव का जिक्र करने की बात कहते हैं। ये कदम उनकी जीत को पूरा करता है। सही। फिर वो बड़े इत्मीनान से घर लौटते हैं। कहानी का अंत इस वाक्य से होता है कि उन्हें सच्ची विजय की खुशी महसूस हुई। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। एक हारचंद का फतेहचंद में बदलना यहां जाकर पूरा होता है। पहली जीत। ये इस्तीफा सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था से, उस गुलामी की मानसिकता से, उस अपमान भरे जीवन से इस्तीफा है जिसने उनके स्वाभिमान को कुचल रखा था। हाँ, ये अपनी शर्तों पर जीने का, अपनी गरिमा को वापस पाने का ऐलान है, भले ही इसकी कीमत आर्थिक असुरक्षा क्यों ना हो। प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि सच्ची जीत बाहरी हालात पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपने डर पर, अपनी कायरता पर विजय पाना है। तो हमने देखा कि कैसे अपमान की एक घटना बाबू फतेहचंद के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। हाँ, कैसे एक बेजुबान जीव समझा जाने वाला व्यक्ति अपनी आवाज पाता है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है और अंत में नौकरी छोड़कर ही सही एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत पद या पैसे में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत में होती है। बिल्कुल। मुश्किल हालात में भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। फतेहचंद ने सिर्फ साहब को नहीं हराया, उन्होंने अपने अंदर के डर को हराया। प्रेमचंद की ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी उतने ही मौजूद हैं। हाँ, प्रासंगिक हैं। आज के कॉर्पोरेट जगत में या सत्ता के दूसरे गलियारों में शक्ति संतुलन कैसा है? क्या आज भी
इज्जत और रोजी रोटी के बीच का ये द्वंद्व लोगों को उसी तरह परेशान करता है। हाँ, ताकतवर के सामने कमजोर के आत्मसम्मान का क्या मोल है? ये सवाल आज भी जिंदा है। इस पर विचार करना जरूरी है। श्रोताओं के लिए सोचने का बिंदु है ये। इस बारे में जरूर सोचिए।